हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग BEVAE 181 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रश्न पत्र जून 2024 का है। BEVAE 181 में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है? फसल क्षेत्र, अभ्यारण्य, वन और पार्क। तो इसका सही उत्तर होगा वन। वन एक प्राकृतिक पर्यावरण है। दूसरा प्रश्न है, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर होगा एलिसवर्थ हंटिंगटन। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? जलवायु क्रिया, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता की शिक्षा, लैंगिक समानता। तो इसका सही उत्तर है गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं आते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 7000 मीटर से अधिक नहीं है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में कोसी स्तर 5 पर रखा गया है? प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली, सार्क। तो इसका सही उत्तर होगा सार्क। कोसी स्तर 5 पर वैसे जीवों को रखा जाता है जिसका कोई अन्य जीव भक्षण ना कर सके। छठा प्रश्न है, जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडारण है? मिट्टी और तलछट, वायुमंडल, सागर, जीव। तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी और तलछट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां प्रश्न है, पारिस्थितिकीय अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है? तो मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्रमक कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, चींटीखोर, विशाल उड़न गिलहरी और स्लॉथ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उपोष्णकटिबंधीय वर्षावन में, समशीतोष्ण वर्षावन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 9वां प्रश्न है, एक ज्वार नदमुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है खारे पानी के विशाल क्षेत्र का, जीवों की कम संख्या का, बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का, ज्वार नदमुख के भौतिक वातावरण में छोटे बदलाव का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? घास स्थल बायोम, वन बायोम, मरुस्थल बायोम और टुंड्रा बायोम। तो इसका सही उत्तर होगा मरुस्थल बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? नितलक, पटलक, तरनक और पड़ीपाद। तो हम लोग जानते हैं कि जो जीव समुद्र के सबसे निचले स्तर में रहते हैं उसको कहते हैं नितलक। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, वन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाती है वर्षण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? क्या है? प्रबंधन प्रणाली नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, स्प्रिंकल सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? घास, झाड़ियाँ और पेड़ लगाना, तट के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण, ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना, चेक डैम का निर्माण। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना। जब हम लोग बड़े पेड़ों को हटा देंगे तो वहाँ मृदा अपरदन और अधिक हो जाएगा। तो उसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? जीवन को बनाए रखने वाले अनेक औषधीय उत्पादकों को उपलब्ध कराना, कागज के निर्माण के लिए प्रयुक्त लकड़ी और बांस का गद्दा प्राप्त होता है, मिट्टी के कटाव की जांच करता है, कई आदिवासी समुदायों में जीविकापार्जन का सहारा बनता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। क्राउन फायर किस में होती है? कांटेदार वन में, सवाना वन में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र के जंगल में या घने जंगल में? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? गर्म और आर्द्र क्षेत्र के जंगल में। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वासियों को सक्षम बनाता है? कौन सा अधिनियम? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वन अधिनियम 2006। हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? उच्च स्थानिकता, कम स्पीसीज प्रचुरता, कम विविधता, लगातार खतरे में
नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च स्थानिकता। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिकता विविधता है? चाय, आम, सोगोन का पेड़, गेहूं। तो हम लोग जानते हैं कि आम का जो वैरायटी है वो हमारे देश में बहुत अधिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? क्या है? जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है। वैकल्पिक मूल्य, वसीयत मूल्य, अस्तित्व मूल्य, सौंदर्य मूल्य। तो इसका सही उत्तर होगा सौंदर्य मूल्य। भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत खेती वाले पौधे की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिकवाद केंद्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है प्रदूषण मुक्त, सस्ता, दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त, न सस्ता न ही प्रदूषण मुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अपंग गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर, मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है बतख के लिए, हाथी के लिए, सांप के लिए या छिपकली के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा हाथी के लिए। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? इसका सही उत्तर होगा व्हिपिंग क्रेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्राचीर। प्रश्न संख्या 30 में है यूनेस्को द्वारा संचालित MAB प्रोग्राम में MAB का अर्थ है। तो MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य और जैव जीव मंडल। प्रश्न संख्या 31 में है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? तो इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? MPN, TDS, BOD या COD। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? DDT, कागज, प्लास्टिक या पारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज, क्योंकि कागज बायोडिग्रेडेबल है। अगला प्रश्न है भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डेसिबल। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगुनन। इसको हिंदी में कहते हैं अनूपन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लैंडफिल निपटान। लैंडफिल निपटान क्या होता है? हम लोग अपने कूड़े कचरे को एक गड्ढे में खोदकर उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर से सीमेंट से उसकी ढलाई कर देते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं लैंडफिल निपटान। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जैव आवर्धन। प्रश्न संख्या 38। 4 स्थान A, B, C और D की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है। उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ है। पहला है 5.5, B 6.2, C 6.5, D 6.9। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5। अगला प्रश्न है किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हम लोग सभी जानते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के रूप में मनाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। यह ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। इनका उपयोग पेंट और डिओड्रेंट में किया जाता है। ये स्थिर होते हैं और वर्षों तक निचले वातावरण में रहते हैं, या ये ऊपरी वायुमंडल में UV किरण से अप्रभावित होते हैं। इसका गलत उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
4 कि यूवी विकिरण से अप्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976। एनबीए के तहत स्थापित किया गया है वन्य जीवन अधिनियम, वन अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम या पर्यावरण अधिनियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम। एनबीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है? मगरमच्छ, ऊंट, हाथी और सिंह। तो हम लोग जानते हैं कि ऊंट इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 44। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है? एटियोलॉजी, महामारी विज्ञान, सेरोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? मलेरिया, मंदिरोमंता, मधुमेह, मंगोलिज्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह, मतलब डायबिटीज। प्रश्न संख्या 46 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? बाढ़, उष्मा तरंग, भूस्खलन, दावाग्नि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूस्खलन। प्रश्न संख्या 47, चंडो प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चिपको आंदोलन के साथ। कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? तो ये सिंपल सी बात है कि ऐसा देश कौन सा हो सकता है? तो हमारा भारत के लोग और भारतीय विचारधारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विचार। पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का सामाजिक असमानता। और हमारा आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न जानने से पहले अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, ENVIS केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।